अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आपको दो संख्या याद करनी है जिनका जोड़ तो 27 आता हो और जिनकी गुणा 182 हो। तो हम मान लेते हैं उनमें से एक नंबर, लेट वन नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या होगी? सेकंड नंबर, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं और उन दोनों का जोड़ मान लीजिए आपके पास 40 है। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना आपके पास? 40। और कह दिया जाए एक संख्या 24 है। कितनी? एक संख्या 24। तो आप कैसे, आपसे पूछा जाएगी एक संख्या 24 है भाई, दो संख्याओं का जोड़ 40 है, तो दूसरी कितनी आएगी? आप कैसे पता करोगे? आप क्या करोगे, 40 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो कितनी आएगी? 16। तो आप कहोगे कि दूसरी संख्या क्या आएगी? 16। 16 कैसे आई? क्योंकि दोनों का जोड़ 40 था, एक का हमें पता चल गया, तो आप क्या करोगे, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तभी पता चल जाएगा हमें दूसरी कितनी है। अब हमारे पास पता नहीं है एक्चुअल वैल्यू कितनी है, हमने उसको केवल मान लिया है लेट वन नंबर x, उसको हमने x मान लिया है और हमें पता तो है कि दोनों का जोड़ 27 है, जोड़ का हमें पता है कि 27 है, तो दूसरी कितनी आएगी? जब इसको हम पहले नंबर को 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 माइनस एक्स, सेकंड नंबर कैसे आएगी? 27 माइनस एक्स। अब दोनों का जोड़ गुणा कितने? दोनों का प्रोडक्ट होता है दोनों की गुणा, गुणा कितनी? 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब x की 27 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 27 x आएगा, x की माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स के आएगा, इज इक्वल टू में कितना है? 182। अब हमें एक्स स्क्वायर को प्लस का बनाना है, क्योंकि जो हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हल करते हैं उसमें एक्स स्क्वायर क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है ना, उसी से हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हो तो ये ऐसे भी जाएगा नेगेटिव में रखने से भी, लेकिन कोशिश करोगे पॉजिटिव ही आए। तो आप क्या करोगे, इसको उस तरफ लेके जाओगे, 182 को भी हम इस तरफ लेके आ सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर को 182 की तरफ लेके जाओ, एक्स स्क्वायर परली साइड जाके प्लस का हो गया, 27x हो जाएगा माइनस का, अब प्लस का 182। अब ये हम दोनों परली साइड लेके गए हैं, आप जीरो यहाँ भी लगा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये उधर गए, तो हम कई बार क्या कर देते हैं, यहाँ पे जीरो लिख दिया, सोचते हैं कि सर 182 थोड़े इधर आ गया, तो 182 इधर प्लस का हो गया, ये चेंज कैसे हो गई? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब 182 की तरफ हम लेके गए हैं एक्स स्क्वायर को, वो प्लस का हो गया, 27x माइनस का हो गया, बराबर लेके जीरो हम यहाँ लिखें या बराबर लगा के जीरो यहाँ लिखें, वो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना है आपको। तो अब देखना है 182 तो गुणाए और माइनस 27 जोड़, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गई, हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 182 गुणा और 27 जोड़, 27 क्या जोड़ आना चाहिए? माइनस का 27 आना चाहिए। 182 गुणा तो क्या आएंगे हमारे? 14 और 13। अब दोनों का जोड़ करेंगे तभी तो 27 आएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 14 और माइनस 13 आ गए हमारे पास फैक्टर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? x, यहाँ क्या बच गया? x माइनस का 14, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा? माइनस का 13। यहाँ अब x माइनस 14 है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे x माइनस 14, क्योंकि x माइनस 13 बाहर ले होगे, x बच गया, माइनस 13 को डिवाइड करोगे 182 से माइनस का 14 आएगा। तो यहाँ भी x माइनस 14 है, फैक्ट कॉमन आएगा x माइनस 14, यहाँ पर क्या बच गया? x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों की गुणा 0 के बराबर है, तो इनमें से कौन सा भी 0 हो सकता है? x माइनस 14 भी 0 हो सकता है, और या x माइनस 13 भी क्या हो सकता है? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 14, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 13। तो दो नंबर जो हमारे हैं उनमें से अगर पहली नंबर हमारी एक x की वैल्यू 14 आई है, पहले नंबर में x मानी हुई है, या 13 हो सकती है। अगर फर्स्ट नंबर हमारी वन नंबर, अगर हमारी एक संख्या 14 है तो सेकंड क्या आएगी? 27 माइनस 14, 13 आ जाएगी, यानी कि 14 है तो कितनी आ जाएगी? 13। और हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, वो भी पॉसिबल हो सकती है। अगर हमारे पास वन नंबर एक संख्या 13 है तो उनमें से, तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 27 में से 13 घटा देंगे, 14। यानी कि अगर हमारी पहली संख्या एक संख्या 14 होगी तो दूसरी 13 आएगी, अगर हमारी एक 13 होगी तो दूसरी हमारी 14 आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इससे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या पूछा गया है भाई? दो लगातार धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, पॉजिटिव धनात्मक इंटीजर्स पूर्णांक, जिनके वर्ग का जोड़ स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके वर्गों का जोड़ 365 है। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर पहला पूर्णांक ही नहीं लिख सकते आप, माना पहला पूर्णांक
लेट फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर क्या आएगा फिर, सेकंड इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव है लगातार, अगर पहला x है दूसरा कितना आएगा x प्लस 1, क्योंकि अगर पहला मान लीजिए पहला इंटीजर 5 है और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो अगला इंटीजर क्या आएगा 6 आएगा, अगला 7 आएगा, तो इस प्रकार से एक एक जुड़ता जाएगा ना। तो फर्स्ट इंटीजर अगर हमने x माना तो सेकंड इंटीजर क्या होगा हमारा x प्लस 1 होगा। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि दोनों के स्क्वायरों का जोड़, यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर का जोड़ कितना है 365 है। तो इसको हम हल करेंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर खुलेगा ना, क्या खुलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये लिख देते हैं एक बार, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1। तो इसको ऐसे आप खोल सकते हो, मैंने लिखवाई हुई है आपको आइडेंटिटीज, तो आप आइडेंटिटीज को वहां से देख सकते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज हुई है, जैसे हमारी, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 की 1 की x से मल्टीप्लाई करो कितनी आएगी 2x, क्योंकि 2 1 2 2x हो जाएगी, इज इक्वल टू 365। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ के क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर आएगा, 365 को आप बराबर से इस तरफ ले आइए, वो हो जाएगा इधर आके माइनस का, इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस का 365 माइनस का, 365 में से आप 1 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 364 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये जो 364 है वो 2 पे डिवाइड होता है ना, तो इसलिए पूरी रकम में से हम छोटा बना सकते हैं इसको, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा अंदर x स्क्वायर, क्योंकि 2 बार ले लिया, 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर में से 2 बार आ गया तो x स्क्वायर बच गया ना, प्लस 2x था 2 बार ले लिया, x आ गया यहाँ पे, और 2 को इसे डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, और जो 2 कॉमन लिया हमने कहाँ जाएगा, इधर 0 के डिवाइड में हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट कितना है, एक तो यानी कि जोड़ करने से आए, माइनस 182 गुणा है, तो 182 गुणा 14 की 13 की होती है, और एक हमें चाहिए प्लस का, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, प्लस का 14 माइनस का 13, 14 में से 13 गया, एक भी बचेगा, और 14 के माइनस 13 गुणा करोगे तो माइनस का 182 आएगा। तो इसके आप फैक्टर ऐसे कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x आएगा, यहाँ पे क्या बच गया x प्लस के 14। अब आगे भी ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख सकते हो, अगर आपके फैक्टर सही है x प्लस 14 ही लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ देखना है कि x के आगे क्या है माइनस 13, और x ही रखना है सिर्फ अंदर, तो क्या आएगा कॉमन यहाँ से माइनस का 13 ही आ जाएगा। तो ये आप ब्रैकेट में जो आया ना वही लिख सकते हैं ब्रैकेट में, फिर आप चेक करो कि जो हमने यहाँ पे x लिखा है उसके अलावा क्या है यहाँ पे, वही आप बाहर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ भी x प्लस 14 है, यहाँ भी x प्लस 14 है, कॉमन क्या आ गया x प्लस 14, यहाँ क्या है x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो दोनों की गुणा 0 के बराबर है, तो इनमें से कौन सा भी 0 हो सकता है, x प्लस 14 0 होगा, या x माइनस 13 भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 14 प्लस का है ना x के साथ, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 14 आ गई, और यहाँ से x माइनस 13 0 बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13, माइनस 13 है, पहली साइड जाएगा तो दूसरी साइड तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। तो हमें देखो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई है हमारी, एक माइनस के 14 आई, एक 13 आई है। अब कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, कौन सी पॉसिबल है वो यहाँ पे देख पढ़ो क्वेश्चन एक बार। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, और ये क्या है हमारा नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए क्या है ये नॉट पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि वो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या है पॉसिबल। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर हमारा होगा 13, और सेकंड इंटीजर हमारा क्या होगा 13 प्लस 1 कितना आएगा 14। तो आपको 2 इंटीजर क्या आ गए 13 और 14। तो था ये क्वेश्चन नंबर 4, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, सब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर उसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, यदि हाइपोटेनस मतलब कर्ण,
हाइपोटेनस की हिंदी होती है कर्ण। यदि 13 सेंटीमीटर का है तो बाकी जो बची हुई दो भुजाएं हैं उनको आप ज्ञात करो, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो जैसे जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल किस ट्रायंगल को बोलते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो मान लीजिए ए हमारे पास ये बी है और सी है, तो एबीसी क्या है, एक एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो एबीसी हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई हुई है, इसमें जो ये होता है हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस होता है जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और ये बेस होता है जिसको हिंदी में आधार बोला जाता है, और ये एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड इसको ऊंचाई बोल सकते हैं, और इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर जिसको लंब भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता दिया है, ये इसका 90 डिग्री का एंगल है। तो इसमें कहा गया है कि जो इसका बेस, जो इसका एल्टीट्यूड है, जो इसका ये ए बी जो भुजा है इसकी, वो बीसी से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेते हैं लेट बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम बेस मानेंगे ना, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल, माना ट्रायंगल का आधार, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं आप, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना मानेंगे हम, x सेंटीमीटर। लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड ऊंचाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर कम है ना, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो क्या कहा गया, एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल का बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने क्या मान लिया, बेस को हमने मान लिया x सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या मान लिया हमने, x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका बेस x है और ये एल्टीट्यूड क्या हो गया, x माइनस 7। और जो हाइपोटेन है वो कितना दिया हुआ है, ये भुजा जो कितने सेंटीमीटर की दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा होती है इसकी, जो एक कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेस आ गया, एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास, और जो इसका नीचे आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो इनकी जो दो भुजाएं हैं, इसका हमें फिक्स नहीं है, ये x है, ये इससे 7 कम है, लेकिन पता नहीं है फिक्स हमें इनकी वैल्यू कितनी है। तो इन्हीं की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और वो कैसे निकलेगी, एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है, आपको याद भी होगा, आपने वो 9th 8th क्लास में पढ़ी भी होगी। एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है हमारी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो कैसे होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है, हिंदी में इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो हाइपोटेनस का आप हिंदी में इसको लिखना चाहो, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस AC, इसमें राइट ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेनस क्या है, AC भुजा है। जो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, 13 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना है, BC है, जिसकी वैल्यू कितनी है, x, यानी कि आधार कितना है, x। तो यहाँ पे आधार की जहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7 है। तो यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 13 का स्क्वायर आप करोगे, तो 13 का स्क्वायर करने से क्या होता है, 13 की 13 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो कितना आ गया, 169 आ गया। 13 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। किसी का वर्ग करते हैं तो उसके उसी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वर्ग आ जाता है ना। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, आपसे आपको याद भी होते हैं, जो लगभग 20 तक तो आपको याद होते ही हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इधर आ गया x का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर। आप खोलोगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। आइडेंटिटी जो लगेगी, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ गया, माइनस 2ab, 2 सते 14x। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर और प्लस का 49 माइनस का 14x। तो अब 169 को इस तरफ ले जाइए, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x की तरफ। तो 2x स्क्वायर प्लस 49
माइनस के 14x 169 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, तो बराबर में क्या रह गया यहाँ पे 0, तो बराबर में आप 0 ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो। तो 2x² माइनस का 14x माइनस का 169 है और प्लस का 49 है, तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पे 169 में से आप 49 घटाओगे ना, कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, तो आएगा माइनस का 120, क्योंकि माइनस का 169 बढ़ गया ना, तो माइनस 120 आएगा। अब इसको आप छोटा बना सकते हो, यहाँ से पूरी रकम में से ये 2 से डिविजिबल है पूरी रकम, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रकम में से 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या कह दो कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे x² आ गया 2 7 14 माइनस 2 सिक्के 12 2 0 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया x² माइनस 7x माइनस 60, जो 2 है 0 के डिवाइड में चला गया इधर, ये 2 0 के डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या देखना है यहाँ पे माइनस 60 की और x² की, यानी कि माइनस 60 x² तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए दो संख्याओं की, और उनका जोड़ आना चाहिए माइनस का 7x। तो 60 गुणा माइनस के और माइनस 7 का जोड़, माइनस 7 जोड़ माइनस 60 गुणा, तो क्या आएगी 12 और 5, 12 में से 5 के 7 होता है और 12 पंजे 60, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 12 प्लस का 5, क्योंकि 12 में से 5 के माइनस के 7 रहेंगे, यहाँ पे माइनस का 12 लिख दिया हमने, और माइनस 12 के और प्लस के 5 के आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा माइनस के 60। तो यहाँ से इसको आप ऐसे फैक्टर कर सकते हो, x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बच गया अंदर x, 12x में से x बाहर आ गया तो माइनस का 12 हो गया, यहाँ प्लस का 5 है, 5 ने 12 ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे x माइनस 12 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ भी 5 लेने से क्या आएगा, 5 को 60 से भाग करोगे तो 12 आएगा ना, तो x माइनस 12। तो एक फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, x माइनस 12 हो गया, और एक आ गया x प्लस 5, तो इज इक्वल टू 0। अगर दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है तो x माइनस 12 भी 0 हो सकता है, और या x प्लस 5 भी 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, या क्या आ सकती है x की वैल्यू माइनस के 5। तो कोई भी किसी भी ट्रायंगल की साइड है ना वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये वैल्यू तो हमारी पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है हमारी 12, 12 क्या मान्य हुआ हमने, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल, तो बेस ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, आप लिख सकते हो यहाँ पे बेस ऑफ ट्रायंगल 12 आ गया यहाँ पे, और ये 12 में से 7 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 क्या आएगा, ये 5 आएगा। तो बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड जो कितना आ गया वो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। दो साइड हमने बतानी थी ना, जो एक आ गई 12 एक आ गई 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। एक बर्तन बनाने वाला कोई उद्योग है, वो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे विशेष दिन यह देखा गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, उस दिन क्या थी, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, उस आर्टिकल को जो बनाने का खर्च था, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। वो क्या था, जो बर्तन बनाए उस दिन उनके दुगने से, ट्वाइस से 3 मोर देन 3 ज्यादा था, यानी कि जितने बर्तन बने ना उनके ऊपर कॉस्ट क्या थी, उसके डबल से 3 ज्यादा, उसके दुगने से 3 ज्यादा। प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितने प्रोड्यूस किए गए जितने। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, यदि उस दिन जो खर्च हुआ वो 90 रुपए था, उस दिन का जो खर्च कितना था 90 रुपए था, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपने उस दिन कितने आर्टिकल बने एक तो ये बताना है, और आर्टिकल की कॉस्ट क्या रही एक आपने ये बताना है। तो मान लेते हैं हम लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे लिखो प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो उस दिन बने बर्तनों की संख्या, तो जितने बर्तनों उस दिन उत्पादन हुआ है ना, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितने बर्तन बने, मान लेते हैं हम x बने, भाई कितने बने हैं x। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कंडीशन क्या है, जितने बर्तन बने हैं उस दिन, जितने भी बर्तन बने हैं ना, तो जो कॉस्ट है उसके डबल से, अब x का डबल कितना हो जाएगा 2x, उससे 3 ज्यादा लिखा हुआ यहाँ पे 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, प्रोडक्शन ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल जितने थे उसका ट्वाइस, उससे 3 ज्यादा, तो इसका ट्वाइस कितना होगा 2 गुणा 2x, उससे 3 ज्यादा कितना हो गया 3। तो ये कॉस्ट है, ये है प्रोड्यूस्ड जो उस दिन बनाए बर्तन हैं।
तो आप एक बर्तन अगर 2x प्लस 3 रुपए में बनाए, ये कॉस्ट रुपीज में आएगी ना अगर एक बर्तन हमारा 2x प्लस 3 रुपए में बनाए और x बर्तन बने हैं, तो इन दोनों को मिला के x इंटू 2x प्लस 3, एक बर्तन मल्टीप्लाई एक बर्तन की कॉस्ट मल्टीप्लाई टोटल बर्तन, एक बर्तन की कॉस्ट मल्टीप्लाई टोटल बर्तन, तो क्या आएगा, टोटल खर्च आएगा उस दिन का, जो कितना रुपये दिया हुआ है खर्च 90 रुपीज, जो कितना दिया हुआ है 90। तो ये हमारी क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, x बर्तन बने हैं, एक के ऊपर इतना खर्चा है, जैसे हम मान लीजिए हमारे 10 बर्तन बने हों, ठीक है, और खर्च क्या है उसका डबल कितना हो गया 20, 2 मल्टीप्लाई 10 और उससे 3 ज्यादा कितना हो गया 10 दूनी 20 प्लस 3, तो कॉस्ट कितनी आएगी 23। अगर 10 बर्तन बने हैं ना तो 23 रुपये खर्चा आएगा, क्यों, उसके डबल से 3 ज्यादा, तो 23 रुपये एक बर्तन पे खर्चा आ गया, और 10 बर्तन बने हैं तो कितना खर्चा आएगा टोटल उस दिन 230 रुपये। तो 23 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 23 मल्टीप्लाई 10, तो इस प्रकार से अगर x बर्तन बने हैं उस दिन, एक बर्तन पे खर्चा 2x प्लस 3 रुपये आया है, क्यों 2x प्लस 3 लिखा, क्योंकि खर्च क्या है, जितने बर्तन बने हैं उसके डबल से 3 ज्यादा है, ये लिखा हुआ है, तो 2x प्लस 3, तो जो खर्च की और जितने बर्तन बने गुणा करेंगे तो टोटल खर्च आएगा ना उस दिन का, वो खर्च कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो x की आप 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2x के 3 की आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x इज इक्वल टू 90, अब 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 इधर आके माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब फैक्टर करने हैं आपने, 2 की माइनस 90 की गुणा करोगे कितनी आएगी माइनस 180, माइनस 90 की और 2 की गुणा आएगी माइनस 180 और 3 जोड़, माइनस 180 गुणा और 3 जोड़, तो क्या आएगा 15 और 12, 15 और 12, 15 में से 12 जाओगा तो 3 रहेगा ना, लेकिन 15 माइनस करना पड़ेगा 12 प्लस का, क्यों नहीं 3 पॉजिटिव चाहिए हमें, क्या करना पड़ेगा 15 प्लस का होगा और 12 माइनस का, 15 में से 12 गए 3 और 15 की माइनस 12 गुणा क्या आएगी माइनस का 180। तो आप इसके फैक्टर कैसे लिखोगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। अब 15x प्लस का है 12 माइनस का, तो 15 में 12 गए 3 और 15 के माइनस 12 गुणा होगी माइनस 180। तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम 2x की 2 प्लस 15x में से x बाहर आएगा, तो यहाँ बच गया 2x, क्योंकि एक x तो बाहर आ लिया, तो x गुणा x स्क्वायर है ना, प्लस अब 15x में x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 15 में से तो 2 में से तो उसको मनाने से रहा, तो 15 तो रहेगा ही यहाँ पे, और x हमने बाहर ले लिया है, तो आगे भी आप क्या लिख सकते हो 2x प्लस 15 लिख सकते हो। अब देखो 2x के अलावा क्या है यहाँ पे, 2 को इसे डिवाइड करोगे 2 छिक्के 12, तो एक माइनस का निशान है यहाँ पे और हमें चाहिए अंदर प्लस, तो माइनस बाहर लेंगे हम 2 छिक्के 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x तो है ही नहीं है इसमें, तो सिर्फ 6 माइनस का 6 कॉमन आएगा, तो आगे 2x प्लस का 15 बच जाएगा। तो 2x प्लस 15 दोनों में क्या आ गया कॉमन आ गया 2x प्लस 15 और इनटू में क्या रह गया यहाँ पे x माइनस 6, यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब दोनों की गुणा 0 बराबर है तो दोनों भी अलग अलग से 0 हो सकते हैं, तो यहाँ से 2x प्लस 15 बराबर 0 और या x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 15, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 15/2 और x माइनस 6 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6। अब ये माइनस 15/2 वैल्यू आई है जो x की, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है ना कि माइनस के 15/2 बर्तन बन सकते हैं, तो वैल्यू तो पॉजिटिव में आई ना, क्वांटिटी हमेशा जो भी बर्तन बने हैं वो नेगेटिव में तो नहीं है कि हम नहीं कह सकते माइनस 15 बर्तन बने हैं या माइनस 15/2 7.5 बर्तन बने हैं, तो ऐसा नहीं आएगा। तो 6 बर्तन ये आ सकती है, x की वैल्यू आर्टिकल कितने हो सकते हैं हमारे 6 हो सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारी क्या है पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए 6 आ गए, क्योंकि हमने x मान्या हुआ था ना, और x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए नंबर ऑफ आर्टिकल 6, और उस दिन कॉस्ट क्या रही 2x 2 गुणा 6 उससे कितना ज्यादा थी 3, तो 6 दूनी 12 12 3 15, एक बर्तन में 15 रुपये खर्चा है और बर्तन बने हैं 6, तो इसलिए 15 के 6 गुणा करोगे 15 6 90, तो 90 रुपये खर्चा ना टोटल। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, जो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर।